हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। तो लास्ट के 2-3 वीडियोज में मेरे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया आप अपने थोड़ा सा जो आप रस्ते में पढ़ रहे हो अभी वहाँ उस यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर उस मेडिकल कॉलेज के बारे में थोड़ा बताओ कि हमें भी कुछ जानकारी चाहिए, ताकि अगर हम भी रसिया आना चाहें पढ़ने के लिए तो उस जानकारी के थ्रू हम वहाँ पे आ सके। तो मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास इतने सारे टेक्स्ट और आप लोगों के टेक्स्ट और मैसेजेस आ रहे थे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे कि भैया कैसे क्या करना है, 400 नंबर लाना है, 500 नंबर लाना है। बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि डिप्रेस्ड हूँ भैया। अरे भाई, लास्ट के टाइम पे डिप्रेस्ड होना, एंजाइटी आना, ये सब चीज़ें नॉर्मल है नीट में। तो आप खुद पे बोलता है ना, सेल्फ कंट्रोल चीज़ें करो। मुझे पता है मैं कितना भी बोल दूँ, जो होना होता है वही होता है। मैं भी अगर अपने पे बात आती है ना करने पे, अगर कुछ भी चीज़, तो उसमें इंसान को क्या बोलते हैं, हार्ड लगता है। लेकिन अगर किसी और को बताना होता है तो फिर ईजी ही लगता है। तो मैं कितना भी आपको बता दूँ, इम्प्लीमेंट तो आपको खुद ही करना है। लेकिन ऐसा नहीं है यार कि अगर अभी तक आप सीरियस नहीं थे या फिर किसी रीजन की वजह से अभी तक आपने पढ़ाई नहीं कर रखा, अभी 40 दिन बचे हैं, 45 दिन बचे हैं, अब आप सीरियस हो रहे हो, तो अगर नीट ना भी हुआ तो कैरियर ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कैरियर ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा टेंशन मत लेना, खुद को इसमें ज़्यादा खुद पे प्रेशर ज़्यादा फील नहीं होने देना। मेरा भी लास्ट ईयर मैंने लगभग 45 डेज खुद से पढ़ा था और अपना मैंने बेस्ट दिया था, तो मुझे अफसोस भी नहीं हुआ था। मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन मुझे अफसोस नहीं हुआ था क्योंकि मैं हेल्थ इशू की वजह से पहले से नहीं पढ़ पाता था। और जब लास्ट के 45 डेज में मैंने पढ़ा, फिर मेरा 494 मार्क्स आया, तो उस मार्क्स से मैं सेटिस्फाइड था कि भाई चलो मैंने मेहनत किया, इतने मार्क्स आए। उसके बाद फिर मैंने दूसरा ऑप्शन देखा, फिर मैंने एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सुना, फिर अभी मैं रसिया से एमबीबीएस कर रहा हूँ एंड मैं अभी पूरी तरह से यहाँ पे सही हूँ। जो मेरा डिसीजन था यहाँ आने का, वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। तो चलिए अब आपको मैं अपने यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ, डिटेल में सब कुछ बताता हूँ, एक एक चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो पढ़ने के लिए, और इस यूनिवर्सिटी में क्यों ही आना, मैंने यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट किया। अगर मेरा समारा चूज मैंने अगर किया तो उसके पीछे का रीजन क्या था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको टोटल चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। तो मेरे यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जो ये है समारा ओब्लास्ट या फिर समारा स्टेट, जो कि रसिया में है। और समारा सिटी भी, समारा का सिटी का नाम भी समारा है, यहाँ पे सिचुएटेड है। और ये जो रसिया का कैपिटल है मॉस्को, वहाँ से लगभग 800 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहाँ से आप बाई एयर मॉस्को जा सकते हो, बाई रोडवेज भी जा सकते हो, बाई ट्रेन भी जा सकते हो। मैं भाई तीनों चीज़ से आ चुका हूँ। मैं लास्ट के 2 मंथ्स में 2 बार मॉस्को होकर आया हूँ। तो एक बार मैं ट्रेन से गया था, एक बार मैं बाई रोड गया था। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तब मैं बाई एयर में आया था। तो यहाँ पे रसिया में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, आप बिजली कहीं भी जा सकते हो कम कम टाइम पे। और बात करो यूनिवर्सिटी कब स्टेब्लिश हुआ था, तो मैंने सारा चीज़ें लिख कर लाया, मैंने पूरे अच्छे से रिसर्च किया इस पे। और जो मैं लास्ट के टाइम पे रिसर्च किया था वही चीज़ है। तो 1918, मतलब 1918 में इस जो यूनिवर्सिटी है इसका स्थापना किया गया था, स्थापित हुआ था यहाँ पे समारा में। तो लगभग आप मान लो कि 100+ ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है। तो अगर बात करूँ कि कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, सब लोग पूछते हैं, तो आप देख लो भाई, 100 साल से ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है। और इसका वर्ल्ड रैंकिंग का अगर बात करें तो कुछ दिन पहले, मतलब 2 से 3 साल पहले, इसका वर्ल्ड रैंकिंग 4069 था। बट अब वर्ल्ड रैंकिंग चेंज हो गया। अभी मैं देख रहा हूँ तो यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे इसको मतलब रिफ्रेश किया है या फिर वापस से डाला है। तो इसमें देख रहा हूँ कि देखो, वर्ल्ड रैंकिंग कौन देता है, अलग अलग कंपनी होते हैं, अलग अलग संस्था होते हैं जो वो वर्ल्ड रैंकिंग देते हैं। तो बहुत सारे संस्था इसको वर्ल्ड वर्ल्ड रैंकिंग दे रखे हैं। तो एक है पता नहीं इसका नाम क्या है, वो टॉप 200 यूनिवर्सिटी ऑफ इन द वर्ल्ड में इसका नाम दे रखा है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। और एक है ARES करके, जो 43rd दिया है इसको। जितने भी यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्सिटी रसिया में मिला के, मतलब उसमें हर तरह का यूनिवर्सिटी मिला के, तो रसिया में इसका रैंकिंग है 43rd। एक है जो अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें रसिया में, तो इसका रैंकिंग 4th दिया है। और टॉप 10 बेस्ट परसेंट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड में भी इसका नाम है। तो इन सब चीज़ें वजह था कि मेरा जो यूनिवर्सिटी था वो काफ़ी एक अच्छा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, रसिया में काफ़ी पॉपुलर है, उसका वर्ल्ड रैंकिंग वगैरह भी काफ़ी सही था। तो मैं इधर आया था। और बात करूँ अगर रैंकिंग को अगर साइड में भी रखा जाए, तो सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ होती है वो होती है कि इसका एजुकेशन क्वालिटी एंड द हॉस्पिटल प्रैक्टिस, जिसको बोल सकते हैं कि क्लिनिकल एक्सपोजर, जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर। तो देखो भाई, मैं जहाँ पे भी रहता हूँ, जिस कैंपस में मैं रहता हूँ, जिस कैंपस में मेरा हॉस्टल है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और सॉरी गवर्नमेंट हॉस्टल है। और गवर्नमेंट हॉस्टल में, और यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी गवर्नमेंट है, मैं बताना भूल गया, जो जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो इस कैंपस के अंदर ही मेरा हॉस्टल है, और 3-4 हॉस्टल और भी है, लाइब्रेरी भी है इसमें। और जस्ट इसके पीछे जितना कैंपस है ना, वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल है। मैंने हॉस्पिटल का ऑलरेडी ब्लॉग डाल रखा है, तो आप वो चेक कर सकते हो। और इसका खुद का 15 से 16 हॉस्पिटल है, लेकिन जो सबसे बड़ी हॉस्पिटल है समारा में, वो हमारे कैंपस के जस्ट पीछे है। तो जहाँ से सेकेंड ईयर से नहीं, 3rd या 4th ईयर से हमारे क्लासेस वहाँ पे लगेंगे, और हमारा ड्यूटी भी वहाँ पे लगेगा। तो क्लिनिकल एक्सपोजर के मामले में काफ़ी बेटर था रसिया में, तो इसलिए मैं इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया था।
अगर बात करूँ एक सबसे बड़ी जो सवाल जो रहते हैं ना स्टूडेंट्स को इंडिया में जब रहते हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे बता देते हैं कि भाई जब वहाँ पे जा रहे हो रसिया में, तो वहाँ पे प्लास्टिक की बॉडी में पढ़ाई होती है, कैडबर प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो आप ये देखो कैडबर की वीडियो मेरा ही क्लास में, मैं अभी 3 से 4 बार हमारा कैडबर डायसेक्शन हो चुका है। जब हमारा स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था, तो फर्स्ट टाइम हमें कैडबर डायसेक्शन के लिए लिया गया था। वहाँ पे बस उस टाइम कैडबर डायसेक्ट नहीं किया गया था, बस हमें चीज़ें दिखाई गई थी। मैं जब हमारा मसल्स स्टार्ट हुआ एनाटॉमी में, तो हमें चीज़ें जाके वहाँ पे सब कुछ अच्छे से बारीकियों से बताया गया। अभी हमारा न्यूरो एनाटॉमी चल रहा है एनाटॉमी में, अभी भी हमें मतलब 2 दिन पहले ही ले जाया गया था वहाँ पे कैडबर पे जहाँ पे रखी जाती है। तो मेरे यूनिवर्सिटी में, रसिया की और यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं पता, मेरे यूनिवर्सिटी में कैडबर है और मैं उस पे अच्छे से हम लोग पढ़ाई भी करते हैं। तो जो मेरा एक दिमाग में चीज़ें परसेप्शन बना रखे थे इंडिया में बहुत सारे रूमर्स पे चीज़ें चलती है। देखो आपको ही पता है लास्ट ईयर इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में सीट बच गए थे, क्योंकि बच्चे, अब देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक जो लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट हुआ था कि अब सबको नेक्स्ट देना है। देखो लास्ट ईयर ये हुआ था कि हमारे गवर्नमेंट ने एक रूल लाया था नेक्स्ट एग्जाम की। जो भी पहले क्या होता था कि यहाँ से अब्रॉड से बच्चे जो पढ़ के जाते थे इंडिया, तो उनको एक एग्जाम देना होता था, जिस एग्जाम को हम लोग एफएमजी बोलते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एफएमजी को रिप्लेस कर दिया नेक्स्ट से, और फिर उसमें एक चीज़ और ऐड किया कि जो नेक्स्ट एग्जाम है, जो इंडिया में बच्चे पढ़ रहे, जो इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको भी नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। बाहर से जो पढ़ के आ रहे हैं उनको भी नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। तो गवर्नमेंट ने इक्वलिटी वाला काम किया कि जो इंडिया में पढ़ रहे हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं, सबको नेक्स्ट एग्जाम दीजिए, और नेक्स्ट एग्जाम देने के बाद ही आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो एक एग्जाम आने के बाद पूरा जो एमबीबीएस का गेम होता है ना, पूरी तरह से चेंज हो गया। क्योंकि फिर बच्चे ये सोचने लगे कि इंडिया में 2 CR 3 CR बर्बाद करने से अच्छा है कि बाहर जाओ, मतलब बाहर इन द सेंस कि अब्रॉड जाओ, वहाँ से 30 लाख 40 लाख में एमबीबीएस करके आओ। और फिर एमबीबीएस में आपको पता है कॉलेज में क्या होता है, मेहनत टीचर कराएंगे मेहनत, लेकिन मैक्सिमम मेहनत तो खुद से ही करना होता है। इंडिया में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी पूछ लेना है, प्रैक्टिकली ये ट्रू है कि खुद से ही करना होता है। किसी भी एग्जाम को आपको कोचिंग वाले या कोई कितना भी पढ़ा दे, कॉलेज वाला कितना भी पढ़ा दे, अगर खुद से आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई भी एग्जाम आप नहीं निकाल सकते हो। यही चीज़ है। तो जब ये नेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो बहुत सारे बच्चे फिर अब्रॉड की तरफ शिफ्ट होने लगे, और उन्हीं बच्चों में मैं एक था। फिर मैं सोचा कि इंडिया में जो मैं केरला में कॉलेज ले रहा हूँ या फिर कहीं और के कॉलेज ले रहा हूँ, उससे बेस्ट है कि अब्रॉड जाऊँ। और फिर मैंने अब्रॉड में यूनिवर्सिटी सर्च करना स्टार्ट किया था, और फिर मुझे समारा मिला था जो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी था। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो पढ़ने के लिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। बात करूँ हॉस्टल का, तो ये हॉस्टल जो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, तो हमें हॉस्टल प्रोवाइड की गई है। तो ये हॉस्टल में हम लोग 3 बच्चे रहते हैं। हॉस्टल का रूम काफ़ी बड़ा है, देखो आप, मैंने हॉस्टल के रूम के अंदर खुद का एक स्टूडियो बना रखा है छोटा सा। तो हॉस्टल वगैरह की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ईजिली यहाँ पे बस है ना कि एक चीज़ आप मिस करोगे थोड़ा बहुत, वो है कि घर का खाना। लेकिन मेरे मामले में ये चीज़ें मिस नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन मेस है अवेलेबल। तो मैं फर्स्ट ईयर में पे किया हूँ, एक पार्टिकुलर अमाउंट है वो मैंने पे किया, उसके बाद फिर मैं मेस भी प्रोवाइड की गई है। फिर भी घर का खाना घर जैसा होता है भाई, तो उसका तो कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता है। अब बात करूँ यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। देखो फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ का बात करूँ, तो यहाँ का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो है 3,30,000 रुपये, 3,30,000 पर ईयर। इसको आप 2 सेमेस्टर में पे कर सकते हो, 2 सेमेस्टर में। मैं 2 सेमेस्टर में पे करता हूँ, उसका हाफ अमाउंट। इसके अलावा 35,000 पर ईयर हॉस्टल का चार्ज है, 1 साल का 35,000 रुपया। आप इससे अंदाजा लगाओ कि इंडिया में एक नॉर्मल हॉस्टल भी रखे तो उसका 60 से 70,000 रुपया रहता है। लेकिन यहाँ पे रसिया में चूंकि एक गवर्नमेंट है, इसलिए 35,000 रुपया पूरे साल का हॉस्टल। और भी हमारा जो हॉस्टल है ना, सिटी के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है, सिटी सेंटर में है। तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस अभी तक का वो मेरा बेस्ट रहा है। और एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो फिर यहाँ पे जो कोर्स है 6 साल का, वो मेरा हमारा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जितने होते हैं उनका पूरा इंग्लिश में होता है। The brain box, it is occipital bone. The parts of occipital bone you learn. The canals. The first canal, it is hypoglossal canal, or in Latin, canal nervi hypoglossi, located under the condyles. In the back position of the condyles, located to the condyle canal. It is the squamous part. It is the base part which रसिया में 2 मीडियम में कोर्स होते हैं, एक रशियन में और एक इंग्लिश में। तो जो रसिया के स्टूडेंट्स हैं, जो यहीं के स्टूडेंट्स हैं, वो रशियन में पढ़ाई करते हैं, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जैसे हम हो गए या फिर कोई और कंट्री के हो गया, तो उन सब का इंग्लिश में कोर्स स्टार्ट होता है। तो ये भी एक रूमर्स इंडिया में फैला रखे हैं कि रसिया जाओगे तो वहाँ पे रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई होता है। नहीं भाई, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। रशियन में तुम्हें कुछ रशियन आती ही नहीं। तो बस अभी तक रशियन के नाम पे मैं 2 चीज़ सीखा हूँ, दा और नियत। दा मतलब हाँ, नियत मतलब नो। तो ये सब चीज़ें, और क्या बताऊँ, मतलब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें तो बताने के, अभी मैं आया हूँ तो भूल चुका हूँ।
और हाँ, कुछ अगर मैं अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँ डिटेल में थोड़ा-सा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी है, जो अभी तक इंडिया में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में नहीं है या फिर किसी यूनिवर्सिटी में है ही नहीं वो चीज़ें। जैसे रोबोटिक सर्जरी, आप इंडिया में सर्च करना कि अभी तक रोबोटिक सर्जरी कितनी यूनिवर्सिटी में आई है, और मेरे यूनिवर्सिटी में लास्ट 3 मंथ से ये चीज़ें इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ पे चल रही है कि रोबोटिक सर्जरी यहाँ पे चल रही है। और बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग चीज़ें काम करते हैं। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से मैं उस चीज़ को ज़्यादा एक्सपीरियंस करूँगा, ज़्यादा मेरे पास नॉलेज आएगा। अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो बेसिक चीज़ें ही पता है। और एक है पिरागोप टेबल। पिरागोप टेबल क्या होता है, मैं अभी यहाँ पे वीडियो डाल देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आप एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, उस पे आप एनाटॉमी और जो ये सब चीज़ें होती है, एनाटॉमी या फिर किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, आप बॉडी के अंदर कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, वो भी डिजिटली। तो अभी डिजिटल का ज़माना है, तो उस चीज़ में डिजिटली पढ़ना किसी चीज़ को, आप एक छोटा सा आईपैड में कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, उसको बड़ा सा स्क्रीन में एक-एक करके पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंट होती है। तो ये सब चीज़ें एक वीआर टेक्नोलॉजी जो हमारे यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी लॉन्च है, मैं लास्ट में गया था। वहाँ पे क्या है, ऑर्गन्स को या फिर किसी चीज़ को 3D में देख सकते हो, वो भी एंड एक अलग ही एक्सपीरियंस आता है वीआर टेक्नोलॉजी का देखने का। तो ये सब चीज़ें कुछ है, बाकी चीज़ें तो मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा। हाँ, एक है कि यहाँ पे एडमिशन कैसे लें, सबसे लास्ट में चीज़ है कि यहाँ पे एडमिशन कैसे लें। भाई सबसे ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन यही आते हैं कि भैया आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लें, या फिर आपने एडमिशन कैसे लिया था। देखो यहाँ पे एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे लास्ट फेब से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट है, और यहाँ पे इस बार इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो सीट अलॉट किया गया है, वो 300 सीट अलॉट किया गया है। तो 300 सीट जैसे ही रजिस्ट्रेशन उसका फुल हो जाएगा, फिर उस रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया जाता है, और फिर जितने रजिस्ट्रेशन करा दिए उनका एडमिशन हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे जो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन हमेशा ऑफिशियल कंसल्टेंसी, हर यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल कंसल्टेंसी होता है। अगर आप चाहो तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, उनका नंबर दे सकता हूँ आपको, उनका जो ऑफिस वगैरह एड्रेस है मैं आपको दे सकता हूँ, वो यूनिवर्सिटी। और एक चीज़ और ऑफिस से याद आया, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का इंडिया में खुद का 2 ऑफिस भी है, एक है न्यू दिल्ली में और एक है पटना में। तो वहाँ भी आप विजिट कर सकते हो। वहाँ के मैं एड्रेस आप मेरे से ले लेना, मैं टेक्स्ट कर दूंगा आपको। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ, कि जो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसका सिर्फ ऑफिस इंडिया में नहीं है, बहुत सारे इंडिया के कॉलेजेस जो है मेडिकल कॉलेज, उनके साथ इनका टाई अप भी है। जैसे 3-4 कॉलेज है, मैं इसके पे एक ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ। जैसे कि महावीर कैंसर संस्थान जो कि बिहार में है, उसके साथ इसका टाई अप है, जो पटना में है। एक है सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज जो कि साउथ इंडिया में है, उनके साथ इनका टाई अप है। और एक किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो सबको पता है, उसके साथ टाई अप है। तो देखो टाई अप में क्या होता है कि वहाँ के बच्चे अगर कुछ एक्स्ट्रा किसी चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं, या फिर उनको एक्स्ट्रा किसी चीज़ का नॉलेज चाहिए, तो यहाँ आके वो कुछ 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने रह के उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। और यहाँ के बच्चे अगर किसी चीज़ को, किसी भी टॉपिक पे या कुछ भी किसी भी टॉपिक पे, या उनको डिटेल नॉलेज चाहिए, तो वहाँ जाके वो चीज़ें कर सकते हैं। तो यही है, कुछ टाई अप में यही होता है कि दोनों तरफ को फ़ायदा होता है, इधर के बच्चे उधर जा सकते हैं, उधर के बच्चे इधर जा सकते हैं। तो यही कुछ था। अगर मेरे से कुछ चीज़ें छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं चीज़ों को बता दूँगा। मैं ट्राई किया जितना भी पॉसिबल हो सकता है, मैंने सब कुछ बताया अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में। और जो भी आपको अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए कुछ भी क्वेरी चाहिए या फिर चाहिए, तो आप मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं आपको बता दूँगा सही इंसान या फिर सही कंसल्टेंसी आप किसके थ्रू करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।